नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम टारगेट प्रीलिम्स 2024 के आज के सत्र में चर्चा करेंगे सरकारी योजनाओं के एमसीक्यू के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है और अंतिम समय में जो है ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज के सत्र में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से सरकारी योजनाओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सत्र को और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, नई रोशनी योजना जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथनों को। पहला कथन क्या है, नई रोशनी योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को महिला अधिकारों और नेतृत्व विकास के बारे में जागरूकता पैदा करके उनमें शक्तिकरण और आत्मविश्वास बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं नई रोशनी योजना को लेकर के। देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह की योजनाओं को काफ़ी सारा जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि ये ऐसी योजनाएं हैं जो किसी समुदाय के या फिर आप देखो देश के नागरिकों का जो एक शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको जो है इम्प्रूवमेंट करने का इनका उद्देश्य होता है। तो आप देखोगे कि नई रोशनी योजना के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये जो इसका उद्देश्य क्या है, अल्पसंख्यक महिलाओं। तो बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये है कि नई रोशनी योजना किससे जुड़ी हुई है, तो अल्पसंख्यक महिलाओं से। और इसका उद्देश्य क्या है, तो अल्पसंख्यक महिलाओं को महिला अधिकारों और उनमें जो है नेतृत्व विकास के बारे में जागरूकता पैदा करना, और ऐसा करके जो है प्रयास ये किया जा रहा है कि उनमें जो है शक्तिकरण और आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए। तो नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक महिलाओं को टारगेट करती है और उनमें जो है महिला अधिकारों और नेतृत्व विकास की क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, जिससे कि उनका सशक्तिकरण और उनमें जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर आप देखोगे जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, यह 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला तो एज ग्रुप बिल्कुल सही है, 18 से 65 वर्ष। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं, ये तो हमने शुरू में ही देख लिया कि उन्हीं के लिए योजना आई है। और तीसरा कि क्या यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है कि नहीं, तो बिल्कुल यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर दोनों कथन सही हैं और इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आज के एमसीक्यू के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उसको आपको याद रखना है कि उसको रिवाइज करके आप एक बार जरूर एग्जाम में जाएंगे। जैसे यहाँ पर नई रोशनी योजना, अब इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे कथन डाले जा सकते थे और भी बहुत सारी इस योजना की चीज़ों को लेकर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन उद्देश्य ये था कि ये 2 कथनों के द्वारा इस योजना को आपके सामने रखा जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना सरकार की जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं होती रहती हैं पेपर्स में, और वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो क्वेश्चन क्या है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं तीनों कथनों को। यहाँ पर पहला कथन क्या है कि यह एक ग्राम विकास योजना है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट है ग्राम विकास योजना, इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, जिसकी घोषणा पहली बार 2022 के बजट में की गई थी। तो अगर हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करें तो ये कैसी योजना है, तो ये जो सीमावर्ती गांव है, जो चीन के सीमा से जिन गांवों को जो गांव लगते हैं उनमें जो है जो बेसिक चीज़ें हैं उनको डेवलप करने की यहाँ पर योजना है। तो अभी के लिए याद रखेंगे कि ये क्या है, एक ग्राम विकास योजना है जिसकी शुरुआत की गई थी 2022-23 के बजट में। तो यहाँ पर पहला कथन तो आपका सही है। देख लेते हैं दूसरा कथन को। दूसरा कथन क्या है, कार्यक्रम का लक्ष्य चीन के साथ सीमा पर गांवों का व्यापक विकास करना और
सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो जैसा कि मैंने कहा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया जो चीन से लगती हुई सीमा के गांव हैं उनको डेवलप करने के लिए। तो लक्ष्य चीन की साथ सीमा पर गांव का व्यापक विकास करना, बिल्कुल ये भी सही है। दूसरा पार्ट क्या है, सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। जब किसी गांव का विकास होगा, वहाँ पर सड़कें बनेंगी, वहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए काम होगा, वहाँ पर रोजगार के लिए काम होगा, पर्यटन के लिए काम होगा, तो आप देखोगे कि ऑब्वियसली वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होगा। प्राथमिक अस्पतालें खोली जाएंगी, शिक्षा को लेकर के काम किया जाएगा, तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना लाजमी है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी क्या है, आपका सही है। आइए बढ़ते हैं तीसरे कथन की ओर। तीसरा कथन क्या है, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल किया गया, यानी कि शामिल होंगे। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो योजना है वो क्या है, जो चीन की सीमा है उससे लगते हुए जो राज्य है और जो गांव है वहां पर शुरू की जा रही है। तो आप देखोगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी जो नाम लिखे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, लद्दाख है, इनको जो है क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यानी कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है और इसीलिए ये कथन गलत हो जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना में हिमाचल प्रदेश जिसकी सीमा चीन से लगती है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और एक यूनियन टेरिटरी जो कि क्या है, लद्दाख, उसको शामिल किया गया है। यानी कि दो कथन सही हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन सही हैं। तो वैसे तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है और कभी भी जो है इसके बारे में क्वेश्चन आप देख सकते हैं एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन इसी योजना से जुड़ा हुआ देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के उद्देश्य हैं। थोड़ा सा उद्देश्यों को लेकर के भी हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। पहला कथन क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य से जुड़ा हुआ पहला क्या है, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके और इस प्रकार पलायन को रोका जा सके। तो जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पर रोजगार के अवसर कम हुआ करते थे, तो आप देखोगे कि रोजगार की तलाश में बहुत सारे लोगों का जो पलायन है वहां से होता था। कुछ लोग रोजगार की तलाश में जाते थे, कुछ लोग जो है बेहतर चिकित्सा के लिए बाहर चले जाते थे। तो इसको देखते हुए यहाँ पर ये जो कथन है वो पूरी तरीके से सही है। एक तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार तो किया ही जाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि उन क्षेत्रों से जो पलायन होता था उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से रोक सकते हैं। इसका उद्देश्य ये है। दूसरा क्या है, पर्यटन संबंधी विभिन्न बुनियादी ढांचे के संवर्धन के माध्यम से पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना। तो जब हम बात करते हैं कि यह एक जो विलेज को डेवलप करने का प्रोग्राम है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो गांव है उनमें जो बुनियादी ढांचे की कमी है, जैसे सड़क नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी कमियां हैं उसको दूर की जाएगी। और इससे क्या होगा, चीन की सीमा से सटते हुए गांव जो हैं काफ़ी खूबसूरत गांव हैं, प्राकृतिक तौर पर काफ़ी खूबसूरत हैं। तो इनमें जो है पर्यटन की अपनी एक क्या है, संभावना है। उस संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि उन क्षेत्रों में जो है क्या हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या करें, सही तरीके से डेवलप करें। तो अगर पर्यटक वहाँ पर आना चाहते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए, तो उसके आसपास जो भी सुविधाएं होती हैं उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, जो कि इस योजना का लक्ष्य है। जिससे क्या होगा, पर्यटक आएंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जिससे क्या होगा कि वहाँ की जो लोकल संस्कृति है वो भी क्या होगी, बची रहेगी। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, आजीविका के अवसरों के प्रबंधन के लिए सहकारी समितियों का विकास। अब इसको आपको समझना होगा। जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो रोजगार का मतलब क्या है, सहकारी समितियों के माध्यम से देश में जो रोजगार पैदा किए गए हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप देखोगे सहकारी समितियां काफ़ी सफल रही हैं हमारे देश में। तो यही प्रयास किया जाएगा कि इन गाँव में भी जो सहकारी समितियां हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि इनके माध्यम से वहाँ पर जो है जो कम्युनिटी
जॉब्स होते हैं उसको हम लोग क्या कर सके, क्रिएट कर सकें। तो ये कथन भी पूरी तरीके से यहाँ पर सही है, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी कथन यहाँ पर क्या है, सही है। तो काफी इंपॉर्टेंट योजना है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं तीनों कथनों को। और योजना क्या है, काफी इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो जो पहला कथन है वो क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वर्ष 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख सरकारी पहल है। तो याद रखना है कि इसमें ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो वर्ष 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख सरकारी पहल है, तो बिल्कुल यहाँ पर ईयर सही दिया हुआ है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2015 में। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 को। वो क्या है, इस मिशन के तहत 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना था। तो अगर हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो उसका उद्देश्य क्या था, जिसको कि 2015 में शुरू किया गया था कि 2022 तक जो है हमारे जो पात्र शहरी परिवार, यानी कि जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं, उन्हें जो है शहरों में पक्का घर उपलब्ध कराना। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर इस योजना जुड़ा हुआ सही है। तीसरे कथन को देख लेते हैं। तीसरा कथन क्या है, इस योजना को दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो एक्सटेंशन तो इसको दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एक्सटेंशन दिसंबर 2024 तक के लिए है, ना कि 25 तक के लिए। और इसीलिए ये कथन क्या हो जा रहा है आपका गलत, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या निकला, 1 and 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जो योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे शहरों में जो है भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं उसका क्या है, काफ़ी कमी है। और उसमें एक बेसिक चीज़ में एक चीज़ आता है क्या, आवास। तो आप शहरों में देखोगे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, पक्के घरों में नहीं रहते। तो इसी को ध्यान में रख करके इस योजना को शुरू किया गया था, जिसमें क्षमता थी भारतीय शहरों को बदलने की। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसी योजनाएं जो एक खास उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और जिनमें पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, देश के किसी न किसी जो समस्या है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जिनमें क्षमता होती है कि वो देश के अर्थव्यवस्था को गति दे सके, समाज के जो मूलभूत प्रॉब्लम्स को सुधार सकें, वैसे योजनाओं को जो है लगातार जो है यूपीएससी पूछता रहा है। तो याद रखिएगा इसी तरह की एक योजना है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, और इसका आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस योजना के बारे में भी एक बार जरूर आप लोग ओवरव्यू करके जाएंगे। आइए एक और इंपॉर्टेंट योजना की चर्चा कर लेते हैं और वो है पीएम सूरज योजना। देख लेते हैं, पीएम सूरज जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन क्या है यहाँ पर सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल है। इसका मतलब क्या है, कहा जा रहा है कि यह एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है जिसको कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नाम क्या है, पीएम सूरज। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कथन सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का लक्ष्य समाज के सबसे वंचित वर्गों के उद्यमियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना है। तो याद रखिएगा ये एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू जो है हमारे समाज के सबसे वंचित वर्ग, जिनको अभी तक जो है आगे बढ़ने के लिए, मान लीजिए उनको अपना उद्योग चलाना है, अपना कोई व्यवसाय करना है, तो व्यवसाय करने के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऐसे वंचित वर्ग है जिनके पास प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, जिसको गिरवी रख करके ये लोन ले पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार ने पीएम सूरज पोर्टल बनाया है, जिसके जरिए सरकार का यह लक्ष्य है कि बैंकों के जरिए इन वंचित वर्गों के उद्यमियों को जो बैंक लोन है वो दिया जा सके। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो दूसरी कथन है वो भी क्या है, यहाँ पर सही है।
देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है? देश भर में पात्र व्यक्तियों को बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जो सूक्ष्म वित्त संस्थानों और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध की जाएगी। तो ये कथन भी यहाँ पर सही है। तो बस पीएम सूरज का जो उद्देश्य है और किस मंत्रालय के तहत ये काम करता है, इसको एक बार बस आपको ध्यान में रखना है। तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सभी कथन यहाँ पर सही हैं। तो पीएम सूरज को भी एक बार देख लीजिएगा, न्यूज में हमेशा बना रहा है। तो ये भी आप लोग एक बार रिव्यू करके जरूर एग्जाम में जाएंगे, काफी कम समय आपका बचा हुआ है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएम सूरज, जो कि क्या है, राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल है और उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना जो नमस्ते योजना है, हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है योजना, उससे जुड़े हुए कुछ कथनों को देख करके हम लोग इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो नमस्ते योजना से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। तो पीएम सूरज और नमस्ते ये काफी इंपॉर्टेंट है वंचित वर्गों के लिए। तो नमस्ते जुड़े हुए 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहां पर आपका सही है। देख लेते हैं। पहला कथन क्या है? नमस्ते सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो बिल्कुल सही है। जब हम नमस्ते योजना की बात करते हैं तो इसे जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर के क्या किया है, शुरू किया है। यह क्या है, उसके साथ एक संयुक्त पहल है। तो पहला कथन तो आपका क्या है, यहाँ पर सही है। दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन क्या है? नमस्ते योजना का लक्ष्य सीवर लाइन और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और मान सम्मान सुनिश्चित करना है। ये जो स्टेटमेंट है यही इस योजना को क्या बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये जो नमस्ते योजना है, वैसे लोग जो नाले और नालियों की सफाई, सेफ्टी टैंक, सीवर लाइन की सफाई का काम करते थे, उन कर्मचारियों की सुरक्षा, यानी कि बेसिक इक्विपमेंट की वजह से आप देखोगे कमी की वजह से बहुत सारे ऐसे कर्मियों की मृत्यु हो जाती थी जो नाले नालियों की सफाई करने के लिए उसमें उतरते थे। तो एक तो उनकी सुरक्षा और दूसरा उनका मान और सम्मान, उस दोनों में क्या करना है, बढ़ावा करने के लिए इस योजना को तैयार किया गया। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नमस्ते की कार्यान्वयन एजेंसी है, यानी कि उसको जो इम्प्लीमेंट करती है वो कौन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम क्या है, नमस्ते की क्रियान्वयन एजेंसी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इसको धरातल पर कौन क्रियान्वित करता है, तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम, न कि आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये उसकी पहल जरूर है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है कौन करता है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए यहां पर तीसरा कथन क्या हो जा रहा है, गलत। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर क्या निकल के आया, आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर 2 कथन सही है, तीसरा कथन क्या है आपका गलत है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि नमस्ते योजना लगातार इंपॉर्टेंट बना हुआ है और एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको एक बार जरूर आप लोग रिवाइज करके जाएंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और कथन को हम लोग यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। कथन क्या है, नमस्ते का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन परिणामों की प्राप्ति करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके उद्देश्य को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दिया गया है कि दिए गए कूट में से सही कथन का चयन करें। यहां पर 4 आपको कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला क्या है, भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत नहीं होना। तो नमस्ते योजना में मैंने कहा था कि सफाई कर्मचारियों के सुरक्षा का क्या करना है, ध्यान रखना है। यानी कि अगर कोई कर्मचारी स्वच्छता कार्यों में लगा हुआ है तो
किसी कारण से इक्विपमेंट की कमी हो या फिर अन्य कारणों से उसकी मौत का नहीं होना, ये इसका क्या है, पहला लक्ष्य है और ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना। तो इसको लेकर के तो सरकार काफी सारे प्रयास कर रही है और नमस्ते योजना में भी इसी को का ख्याल रखा गया कि सारी चीजों को मैकेनाइज किया जाए। जो मल पदार्थ हैं उसके सीधे संपर्क, हाथ से उसको छूना, सर पर उस मैले को ढोना, इन सब प्रथाओं को पूरी तरीके से आप देखोगे हमारे देश में उसका उन्मूलन करना है। और ये तभी हो सकता है जब सफाई कर्मचारियों को मैकेनाइज किया जाएगा, यानी कि मशीनें उनके पास ऐसी होंगी, ऐसे साधन होंगे जिससे कि उनका संपर्क सीधे जो है मल पदार्थों से ना हो। तो यहाँ पर यही काम करना है कि सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना। ये भी क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उद्देश्य है। तीसरा क्या है, सभी सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारी की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होनी चाहिए, है ना, होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी सफाई कर्मचारी चाहते हैं कि वो इस काम को छोड़ करके कोई और वैकल्पिक आजीविका के काम को करें, तो उनके पास ऐसा अवसर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्टीरियोटाइप गढ़ दिया गया ना, कुछ लोग जो है यही काम कर सकते हैं, सफाई का काम ही करेंगे, उन्हीं के घर वाले करेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए आपको क्या है करना पड़ेगा कि अगर कोई सफाई कर्मचारी या उनका परिवार का कोई व्यक्ति या फिर सफाई का खुद चाहता है कि वो एक वैकल्पिक व्यवसाय करे जिससे उसको मल या जो सफाई का काम है वो ना करना पड़े, तो उसके पास इसके अवसर होने चाहिए। यानी कि उनको स्किल वगैरह सिखाना ताकि वो दूसरे क्षेत्र में भी क्या कर सके, काम कर सके। तो ये भी सही है। तीसरा क्या है, सुरक्षित स्वच्छता कार्य का प्रवर्तन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और यूएलबी स्तरों पर निरीक्षण और निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप इक्विपमेंट दे देते हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं स्वच्छता कर्मचारियों के लिए, उसकी निगरानी बहुत जरूरी है। और निगरानी के लिए यहाँ पर यह कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके स्तर पर जो है एक निगरानी प्रणाली बनाई जाए, जिससे कि जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं सफाई कर्मचारियों को वो धरातल पर सही तरीके से क्या हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। यानी कि यहाँ पर चौथा कथन भी क्या है, सही है। और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो मुख्य लक्ष्य ये था कि नमस्ते योजना को आपको ठीक तरीके से क्या किया जाए, एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज करा दिया जाए। तो दो जो क्वेश्चन हैं वो नमस्ते योजना के उद्देश्यों और नमस्ते योजना बेसिक है क्या, इसके बारे में बात करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। इसको भी एक बार आप लोग ओवरव्यू कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 का विषय क्या है। और यहां पर जो है आप देखोगे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पहला ऑप्शन क्या है, नारी शक्ति से जल शक्ति, यही इसका क्या है, इस बार का विषय है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जल शक्ति अभियान अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। और ये 2024 का संस्करण, और उसका उद्देश्य क्या था, नारी शक्ति से जल शक्ति। तो ये हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको एक बार बस शॉर्ट में क्या कर लेना है, देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर मैंने देख दिया है नारी शक्ति से जल शक्ति, ये इसका क्या है, थीम है। तो थोड़ा सा इसको एक बार आप लोग ओवरव्यू करके जरूर जाएंगे। पीआईबी से जो भी आपको योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है वो ऑथेंटिक होती है और उसी को आपको हमेशा इस्तेमाल करना भी चाहिए, खास करके योजनाओं के बारे में डेटा वेटा लेना है उस समय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और ये इसी योजना से जुड़ा हुआ है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 में किन पहलुओं पर जोर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको 6 पॉइंट दिए गए हैं और यहाँ पर बोला गया दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्या है, जल निकायों से गाद निकालना और उनकी सफाई करना। बिल्कुल ये इसका क्या है, एक पहलू है। जो कैच द रेन प्रोग्राम चल रहा है उसमें क्या है कि जो भी जल निकाय हैं उनमें जो गाद बैठ जाते हैं उनको क्या करना, सफाई करना, जिसमें कि ज्यादा मात्रा में पानी वहां पर इकट्ठा की जा सके। दूसरा क्या है, भूजल पुनर्भरण के लिए निष्क्रिय नलकूपों को पुनर्जीवित करना, ये भी इसका क्या है,
एक तरीके से पहलू है जिस पर जोर दिया जाएगा। तीसरा क्या है, जल निकायों की जियो टैगिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका सावधानी पूर्वक मैपिंग करना। तो जितने भी जल निकाय हैं वो कहाँ पर हैं, कैसा उनका एरिया है, कितना एरिया में वो हैं, तो जियो टैगिंग इसको कहते हैं। और यहाँ पर सावधानी पूर्वक उनका मैपिंग ये बहुत ही जरूरी रहेगा, ये इस योजना के तहत किया जा रहा है। चौथा क्या है, जल निकायों के जल ग्रहण क्षेत्रों में सघन वनीकरण का प्रयास करना। ये भी इसका क्या है, एक लक्ष्य है कि जो जल निकाय है उसके आसपास सघन वनीकरण यानी कि वृक्षों को लगाया जाए, ये भी इसके तहत किया जा रहा है। पांचवा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में स्तूप जैसी बर्फ की पहाड़ियां बना करके जल संरक्षण करना। तो लद्दाख में जो बर्फबारी होती है अगर हम उसको कर लेते हैं तो क्या होगा आपको, यहाँ पर यही कहा गया है कि लद्दाख में क्या है, स्तूप जैसी जो बर्फ की पहाड़ियां बना करके हम क्या कर सकते हैं, उनको संरक्षित कर सकते हैं, जल का क्या करना, संरक्षण करना। इसको आपको जरूर देखना चाहिए, ये भी क्या है इसका बहुत ही उसका क्या है एक इंपॉर्टेंट पहलू है। छठा क्या है, देश भर में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और कायाकल्प, ये भी इसका क्या है एक तरीके से पहलू है। तो 6 के 6 पहलू मैंने आपको यहाँ पर सही दिए हैं, और इसलिए दिए हैं ताकि आपको कैच द रेन प्रोग्राम के जो उद्देश्य हैं उसको एक बार आप एमसीक्यू के माध्यम से देख लें, रिवाइज कर लें। हमारा मुख्य लक्ष्य तो यही है ना कि एमसीक्यू के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना। और योजनाओं में तो ज़्यादा इधर उधर की बात पूछी नहीं जाती है, डायरेक्ट जो योजना है उसको फोकस करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और जल शक्ति अभियान कैच द रेन मिशन का पूछेगा तो क्या पूछेगा, इस योजना के बारे में पूछेगा या फिर इस योजना के मुख्य जो उद्देश्य हैं उनके बारे में पूछेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि योजना जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं पूछी जाती है, योजना के लक्ष्य को टारगेट किया जाता है ना, किसके लिए योजना बनाई गई है ये बातों पर जोर दिया जाता है। तो हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से इसका जो पूरा उद्देश्य है इसी को हमने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बस एक एक करके सारे पॉइंट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहीं से आपका जो है कैच द रेन प्रोग्राम के जो उद्देश्य है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और ये जो क्वेश्चन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना पीएम जनमन से जुड़ा हुआ है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसके आने के पूरे चांसेस भी हैं। अब देखना पड़ेगा इससे क्वेश्चन कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है हमारे यूपीएससी के एग्जाम में, लेकिन इसको जरूर आप लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएंगे। बहुत तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पीएम जनमन से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन क्या है, पीएम जनमन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है इसका, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं उनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है इस देश में उसको क्या करना, सुधारना, और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है पीएम जनमन। तो याद रखिएगा पहला कथन क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है, पीएम जनमन योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो यही इसकी खासियत है कि यहाँ पर आप देखोगे 9 मंत्रालय इसमें शामिल किए गए हैं और इनके द्वारा चलाई जा रही जो 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योजनाएं हैं उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर भी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह रहते हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दूसरा कथन भी सही है, बहुत बार इन चीज़ों को हमने रिवाइज भी किया करंट अफेयर्स की क्लास में। तो यहाँ पर ये जो है दोनों कथन सही हैं और इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन सही हैं। लेकिन ये योजना अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है और कई तरह के क्वेश्चन जो है इससे घुमा फिरा करके यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। तो पीएम जनमन योजना का मुख्य उद्देश्य और किसके लिए किसको टारगेट करता है योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन था। आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर सी। आइए, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको रिवाइज करा देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, भारत में पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको यूपीएससी ने पहले भी पूछा है
फिर से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देख लेते हैं क्या कहा गया है कि पीवीटीजीज देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इसको लेकर के काफी सारे जो है रिपोर्ट पूछे गए थे और आप सभी आए हैं, न्यूज में भी आपने काफी सारे जो है इसको एनालिसिस किया गया है। और आप सभी को पता है कि जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीटीज को हम लोग बोलते हैं, वो हमारे देश के 18 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार वहां पर जो है निवास करते हैं। यानी कि यहाँ पर पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन क्या है, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग पीवीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। तो किन मानदंडों पर किसी भी जनजातीय समूह को पीवीटीजी का दर्जा दिया था, ये आप सभी जानते हैं। उसी में से एक मानदंड क्या है कि अगर कोई समुदाय या फिर जो आदिवासी ग्रुप है, अगर वो पूर्व कृषि जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग करता है आज भी खेती किसानी के लिए, तो ये माना जा सकता है कि वो क्या है, काफी पीछे हैं और उनको जो है पीवीटीजी का दर्जा दिया जा सकता है। ये एक मानदंड है, तो ये भी क्या है यहाँ पर आपका सही है। तीसरा क्या है, देश में अब तक 95 पीवीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, ये 95 नहीं है बल्कि कितना है, मात्र 75। तो ये कथन आपका गलत। तीसरा कथन यहाँ पर क्या हो गया, गलत। चौथा क्या है, पीवीटीजीज की सबसे अधिक संख्या उड़ीसा में पाई जाती है। यानी कि ये कथन भी यहाँ पर क्या है, सही है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा संख्या में जो आदिवासी हैं उनको पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। तो इसके आधार पर तीसरा कथन गलत है। तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा जहां जहां भी उसको आप क्या कीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर क्या निकल के आया आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन आधारों पर जो है किसी भी समुदाय को पीवीटीजी का दर्जा दिया था। ये मानदंड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार उसको जाकर के आप लोग अच्छे तरीके से डिटेल में रिवाइज कर लेना, एग्जाम में इसके पूछने के बहुत सारा चांसेस हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। काफी इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है और 3 कथन यहां पर आपको दिए गए हैं। देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। तो काफी महत्वाकांक्षी योजना सरकार की, और लक्ष्य क्या है कि लगभग 1 करोड़ लोगों की छतों पर जो रूफटॉप सोलर होते हैं उसको क्या करना, इंस्टॉल करना। बिल्कुल सही है ये। दूसरा क्या है, आवासीय क्षेत्र की छत पर स्थापित सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावाट की सौर क्षमता की बढ़ोतरी होगी। देखिए, इस योजना का अनुमान ये है कि छतों पर जब इस योजना को इंप्लीमेंट करने के समय छतों पर जब रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उससे जो बिजली क्रिएट होगी, सौर ऊर्जा, वो क्या करेगी, देश का जो लक्ष्य है रूफटॉप बिजली की उत्पन्न करने का, तो उसमें वो क्या करेगा, कम से कम 30 गीगावाट तक जो सौर ऊर्जा है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं इन घरों के माध्यम से। तो 30 गीगावाट की सौर क्षमता की बढ़ोतरी होगी। ये भी क्या है, एक सही अनुमान यहाँ पर लगाया गया है और 30 गीगावाट की ही यहाँ पर बात कही गई थी योजना को जारी करते समय। यानी कि ये कथन भी क्या है, यहाँ पर सही है। तीसरा क्या है, छत पर स्थापित सौर ऊर्जा प्रणाली के 25 साल के जीवन काल में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी आएगी। तो इस योजना को आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें इसके खूबियों के बारे में बताया गया है, इसमें इसके जो इससे क्या एडवांटेज हमको मिल सकते हैं, क्या फायदा हमको होगा, इसके बारे में बताया गया है। और दोनों कथन जो है उसी से जुड़े हुए हैं। पहला तो रूफटॉप के ऊपर हम क्या करते हैं, सोलर पैनल को अगर लगाते हैं तो उससे जो हमें आप देखोगे 30 गीगावाट के करीब हम क्षमता सौर ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा कथन क्या बोल रहा है कि इसको ऐसा करने से आप देखोगे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो कहा गया कि 25 साल के जीवन काल में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में ये क्या ला सकता है, कमी ला सकता है, अगर घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए तो।
ये कथन भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा योजना क्या है आप लोग जो जानते ही हैं, योजना के फायदे क्या है इसको थोड़ा सा एक बार जरूर आप लोग रिवाइज करके जाएंगे। यहाँ पर क्या है, सभी कथन क्या है, सही है। तो पीएम सूर्योदय योजना अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसको तो जरूर पढ़ के आपको जाना है। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ जो है एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं रिवीजन के लिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2014 में सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका लक्ष्य 2022 तक 40 गीगावाट की क्षमता हासिल करना था। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों आज जो है सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लेकर के आई है, इसके पीछे का रीजन जानने के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार ने 2014 में ही रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका लक्ष्य क्या था कि 2022 तक हमारे देश में जो छतों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं उसके माध्यम से 40 गीगावाट जो सौर ऊर्जा है उसका उत्पादन किया करना इसका लक्ष्य था, जिसका लक्ष्य क्या था 2022 तक का। लेकिन सरकार ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई और इसलिए आप देखोगे कि पीएम सूर्योदय योजना शुरू किया गया जिससे कि यहाँ पर सरकार इंसेंटिव दे रही है, आपको छूट दे रही है कि आप तेजी से क्या करें, लगभग 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं जिससे कि ये जो लक्ष्य था 40 गीगावाट का उसको हम लोग प्राप्त कर सके। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, हमने अभी पढ़ा ना कि छतों पर जो सौर ऊर्जा के पैनल लगाए जाएंगे उससे क्या होगा, 30 गीगावाट के करीब क्षमता जो है यहाँ पर क्या होगी, जनरेट होगी। तो जो 40 गीगावाट का जो हमारा लक्ष्य था इसको पूरा करने के लिए ही इस योजना को इतने जोर शोर से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पर सही है। दूसरा कथन क्या है, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। यहाँ पर हम लोग बात करें ओवरऑल जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें सोलर एनर्जी भी है, विंड एनर्जी भी है, हाइडल पावर भी है, ये सारी चीजें इसमें क्या है, शामिल है। तो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना बिल्कुल यहाँ पर सही है। इस लक्ष्य के बारे में हमने काफी सारी चर्चाएं की हैं और कभी भी यहाँ पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है, दिसंबर 2023 तक भारत में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई थी। तो ये कथन भी सही है। अगर आप हमेशा जो है पेपर्स को पढ़ते रहते हैं, एनालिसिस देखते रहते हैं, सरकार के आंकड़ों को देखते रहते हैं, तो इस योजना को निकालते समय भी सरकार ने जो डेटा दिया उसी से ये उठा करके क्वेश्चन डाला गया है। और दिसंबर 2023 तक भारत में स्थापित जो सौर क्षमता है उसके बारे में क्या कहा गया कि ये क्षमता कितनी है, 73.31 गीगावाट। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी क्या है, आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन क्या है, सही है। लेकिन उद्देश्य क्या था इन दो क्वेश्चंस के माध्यम से, एक तो जो पीएम सूर्योदय योजना है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना, पूरी अच्छे तरीके से मैंने टारगेट किया है इसके लक्ष्यों को लेकर के। और दूसरा कि उससे मिसलेनियस जो पॉइंट्स वगैरह हैं उसमें दिए गए, जो हमारे देश की जो सौर क्षमता है, जो हमारा लक्ष्य है उसके बारे में बताता है, उससे भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो डिटेल में जो है इसको पढ़ लीजिएगा। तो एक तो सरकारी योजना पर फोकस करना ही है, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो अन्य बातें हैं थोड़ा उसको भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये एक ऐसी योजना है जिसको कि आपको जरूर देखना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और योजना को देख लेते हैं। खेलो इंडिया उभरती प्रतिभाओं की पहचान, जिसको हम लोग बोलते हैं कीर्ति योजना, के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर एक योजना है सरकार की जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में कीर्ति योजना, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, खेलो इंडिया उभरती प्रतिभाओं की पहचान। अब इसके उद्देश्यों से क्वेश्चन पूछा गया है, दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, इस राष्ट्रव्यापी योजना के दो मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लत को रोकने के लिए खेल को एक प्रभावी उपाय के रूप में प्रयोग करना है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो है खेलो इंडिया उभरती प्रतिभाओं की पहचान कीर्ति जो योजना है उसका जो दो प्रमुख लक्ष्य है, इसी वजह से ये योजना क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य क्या है कि जो युवा मादक पदार्थों की तरफ चले जाते हैं उनको जो है खेलकूद में
के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आपका ध्यान भटकेगा नहीं। आप खेलकूद में भाग ले रहे हैं, जब आपका ध्यान नहीं भटकेगा तो मादक पदार्थों की तरफ भी जो खास करके जो स्कूल स्टूडेंट है उनका झुकाव जो देखने को मिलता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को देखने का जो है सिलसिला चल पड़ा है। हर कोई जो है आप देखोगे मोबाइल लेकर के बैठा रहता है। इससे भी नुकसान होता है बच्चों को, उनके सोचने की क्षमता, शारीरिक कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। तो दो मुख्य उद्देश्य क्या है, मादक पदार्थों की तरफ उनका झुकाव है उसको कम करना, और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लत लग जाती है स्टूडेंट को खास करके उसको रोकना, इसका क्या है एक तरीके से प्रमुख उद्देश्य है। बिल्कुल यहाँ पर क्या है, ये सही कथन है और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्या है, देश के हर कोने में प्रतिभा की खोज करना। तो स्कूलों में जो है आप देखोगे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जो भी स्टूडेंट खेलकूद में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो प्रतिभा है वो, इन प्रतिभाओं को सामने लाने का भी इसका है यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। दोनों कथन यहाँ पर सही है और इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 है ना। तो दोनों के दोनों कथन क्या है यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट योजना है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, भारत में प्रतिवर्ष अनुमानित 3 से 4 मिलियन स्नेक बाइट से लगभग 50,000 मौतें होती हैं, जो वैश्विक स्तर पर स्नेक बाइट से होने वाली सभी मौतों का आधा हिस्सा है। तो स्नेक बाइट जो भारत में होता है उसकी रोकथाम को लेकर के सरकार काफ़ी सीरियस है, और वहीं से जो है एक जो योजना है उसी का एक जो है कथन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। और यहाँ पर क्या बोला गया कि भारत में जो स्नेक बाइट से लगभग जिसकी रिपोर्टिंग होती है 50,000 मौतें होती हैं, और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो स्नेक बाइट से होने वाली सभी मौतों का आधा हिस्सा ये है जो कि भारत में आपको देखने को मिलता है। तो बिल्कुल सही कथन है। और कहीं ना कहीं देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, स्नेक बाइट की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का लक्ष्य 2030 तक स्नेक बाइट से होने वाली मौतों को आधा करना है। तो जो यहाँ पर मौतें होती हैं इसी को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाया गया है सरकार के द्वारा, जिसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक भारत में जो स्नेक बाइट से होने वाली मौतें हैं उसको क्या कर देना, आधा कर देना। तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो थोड़ा सा स्नेक बाइट इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी डील करने के लिए जो कार्य योजना बनाई जा रही है उसको भी एक बार जरूर आप लोग देख लेना। यहाँ पर मैंने इसको उठाया है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। सी इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। तो एक बार जरूर इस तरह के टॉपिक्स को भी आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना, जिसको हम लोग बोलते हैं PMMKSSY के उद्देश्य क्या हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना सरकार की, खास करके मछली पालन में जो लगे हुए जो किसान हैं उनके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। इसका उद्देश्य क्या है, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया। 3 कथन आपको दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देख लेते हैं उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास की जरूरतों को पूरा करना है। तो बिल्कुल सही है। आप देख ही रहे नाम क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। इसके हम उद्देश्यों की बात करते हैं, उद्देश्यों को जरूर पढ़ के जाइएगा। उद्देश्य क्या है, जो मत्स्य पालन क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना संबंधित जो जरूरतें होती हैं उसको क्या करना, दूर करना, उन जरूरतों को पूरा करना। तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है, मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संस्थागत वित्त पोषण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना। जो मछली उत्पादन करने वाले किसान हैं सबसे इम्पोर्टेंट कमी जो है अगर आप देखी जाए उनमें, तो क्या है, उनको जो वित्त पोषण की समस्या काफ़ी ज़्यादा झेलनी पड़ती है। और इसीलिए यहाँ पर सरकार ने इस योजना के तहत लक्ष्य रखा है कि जो छोटे और जो लघु, सूक्ष्म और जो लघु उद्यमी हैं जो मछली पालन के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको संस्थागत वित्त पोषण तक क्या करना, पहुंच की सुविधा प्रदान करना। संस्थागत का मतलब क्या होता है, बैंक वहाँ से आपको क्या मिल जाए, लोन मिल जाए। अभी क्या करना पड़ता है, बैंकों से लोन नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं, कहीं पर जाकर के मार्केट से लोन उठाते हैं, किसी रिश्तेदार से पैसे मांगते हैं, ये वाली चीज़ें। तो संस्थागत वित्त पोषण का मतलब क्या है कि जो लोग लोन लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे, बैंकों में जाएंगे।
तो बैंक हैं या फिर जो भी ग्रामीण बैंक हैं, जो भी, उनके माध्यम से इनको क्या किया जाए, लोन यानी कि वित्त पोषण किया जाए। तो ये भी इसका लक्ष्य है, यानी कि ये भी क्या है यहाँ पर सही है। तीसरा क्या है, घरेलू बाजारों को का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार। ऑब्वियसली मछली क्षेत्र को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें जो घर में इसकी डिमांड वगैरह है उसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो ये भी इसका क्या है, एक लक्ष्य है। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। तो मुख्य लक्ष्य क्या है एमसीक्यू का, कि कुछ जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो भी 25 योजनाएं हम लोग 26 योजनाएं यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, कम से कम उनके बारे में आपको रिवीजन सही तरीके से करा दिया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इसके उद्देश्यों को मैंने यहाँ पर टारगेट किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, वित्त मंत्र, और पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन क्या है, वित्त मंत्रालय ने गरीब कैदियों की सहायता देने की योजना तैयार की है। तो गरीब कैदियों को सहायता देने के लिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या योजना वित्त मंत्रालय की है या फिर किसी और मंत्रालय की। याद रखिएगा कि गरीब कैदियों को सहायता देने की जो योजना है वो गृह मंत्रालय की योजना है, ना कि वित्त मंत्रालय की। तो ये क्या है, गृह मंत्रालय, यहाँ पर वित्त मंत्रालय नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो कथन है वो क्या है, गलत हो जा रहा है। लेकिन बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये। दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य ऐसे गरीब कैदियों को राहत प्रदान करना है जो आर्थिक तंगी के कारण जमानत प्राप्त करने में असमर्थ हैं। तो ऐसे कैदियों की संख्या हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, जिनको जमानत तो मिल गई है लेकिन वो पैसे की कमी के कारण जमानत नहीं ले पा रहे हैं, है ना। तो आप देखोगे ऐसे कैदियों को ही राहत प्रदान करने के लिए गरीब कैदियों की सहायता योजना शुरू की गई थी गृह मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखोगे दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है, पहला कथन गलत निकला। यहाँ पर मंत्रालय को होगा गृह मंत्रालय। तीसरे कथन को देख लेते हैं। देखना, यह योजना जेलों में भीड़ भाड़ की समस्याओं का समाधान कर सकती है। बिल्कुल, आप देखोगे कि हमारे जो जेल है उसमें ऐसे लाखों की संख्या में कैदी बंद हैं जिन्होंने जो है, जिनको जमानत तो मिल गई है लेकिन वो पैसे की कमी कारण जमानत नहीं दे पाए हैं और जेलों में रह रहे हैं। तो जेलों में जो भीड़ भाड़ की समस्या इससे आसानी से कम की जा सकती है। हजारों की संख्या में जो है ऐसे कैदियों को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जमानत दिलवा सकते हैं। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि जो भीड़ भाड़ होती है हमारे जेलों में, क्योंकि ऐसे कैदी भी बंद जिनको की जमानत मिल चुकी है, तो उस समस्या का हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। तो तीसरा कथन यहाँ पर सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आप लोग जरूर एक बार पढ़ करके जाएंगे। पहला कथन गलत है, दो कथन सही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो 17 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन ये योजना अपने आप में बहुत ही बड़ी योजना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। ई जागृति पोर्टल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक पहल है। ई जागृति पोर्टल, जरूर इसको एक बार देख करके जाइएगा। और बिल्कुल यहाँ पर सही कहा गया है कि यह जो पोर्टल है उसको किसने बनाया है, तो जो उपभोक्ता मामले हैं कि उसके अलावा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ये क्या है, एक पहल है। बिल्कुल यहाँ पर ये सही बात है। दूसरा कथन क्या है, ई जागृति पोर्टल सभी स्तरों पर सरल, तेज और अधिक लागत प्रभावी उपभोक्ता विवाद निवारण सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। तो ई जागृति जो पोर्टल है वो क्या कर रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उपभोक्ता हैं, आपकी कोई शिकायत है, तो उसका बहुत ही सरल तरीके से, तेज तरीके से और कम लागत में आपको क्या कर सकता है, जो भी उपभोक्ता विवाद है उसके समाधान के लिए इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है, आप देखोगे इसमें उपभोक्ता शिकायत प्लेटफॉर्मों जैसे ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम, ई दाखिल को एक ही प्लेटफॉर्म में एकत्रित करने का परिकल्पना की गई है। तो जैसे मैंने कहा ना, सरल, तेज और अधिक लागत प्रभावी उपभोक्ता विवाद निवारण सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्या करना, प्रदान करना। तो वहां पर क्या होगा, सब कुछ एक ही जगह होगा। आपने कंप्लेन किया, आपके कंप्लेन पर क्या कार्रवाई हो रही है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ई दाखिल करना है, मान लो आपके बयानों को आपको दाखिल करना है, वो सब कुछ जो है आपको ऑनलाइन हो जाएगा। यही इसका उद्देश्य है,
ताकि उपभोक्ताओं के जो भी शिकायतें उनको जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखोगे कि तीनों के तीनों कथन सही हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या निकलेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सभी कथन यहाँ पर क्या हैं, आपके सही हैं। तो ई जागृति पोर्टल के बारे में भी, क्योंकि न्यूज में रहा है पिछले दिनों, तो इसको एक बार बस ओवरव्यू करके आपको देख लेना है। मैंने भी आपको सारी बातें तो यहाँ पर बता ही दी हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, और ये जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सारे ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर घर जो योजना है, पोर्टल है घर, जिसको हम लोग बोलते हैं गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। तो घर इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। इससे जुड़े हुए दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देख लेते हैं घर पोर्टल को भी क्या है। घर पोर्टल को किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण कानून 2015 के तहत बच्चों के उद्धार और घर वापसी की डिजिटल निगरानी के लिए विकसित किया गया है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि घर पोर्टल को किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण कानून 2015 के तहत बच्चों के उद्धार और घर वापसी की डिजिटल निगरानी के लिए विकसित किया गया है। बिल्कुल ये सही कथन है। तो ऐसे बच्चे जो गुम हो गए हैं, जिनका पुनर्वास करना है, किसी को गोद लेना है, तो इन सभी चीज़ों की जो है डिजिटल निगरानी जो है यहाँ पर की जाएगी, और इसीलिए इस पोर्टल को बनाया गया, गो होम एंड रीयूनाइट। ठीक है, तो ये कथन सही है। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल को विकसित और शुरू किया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाता है ये, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घर यानी कि गो होम एंड रीयूनाइट जो पोर्टल है उसको क्या किया है, विकसित और शुरू किया है, ना कि यहाँ पर आप देखोगे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर हम महिला और बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने एक और पोर्टल शुरू किया था जिसका नाम था ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि दूसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि इस पोर्टल को विकसित किसने किया है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। तो यहाँ पर याद रखिएगा दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको ध्यान रखना कि इस तरह की जो योजनाएं होती हैं बच्चों के पुनर्वास में, बार बार कहता हूँ कि ऐसी सामाजिक योजनाओं को हमेशा यूपीएससी टारगेट करता रहा है, तो जरूर इसको आप लोग क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करके जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल के मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो मुख्य विशेषताएं क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, उन बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी जिन्हें दूसरे देश, राज्य या जिले में वापस भेजा जाना है। बिल्कुल इसी के उद्देश्य से क्या बनाया गया, गो पोर्टल जो है बनाया गया। मैंने पहले ही इसके क्वेश्चन में इसको क्लियर किया, तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, बाल कल्याण समितियां और जिला बाल संरक्षण अधिकारी बच्चे के मामलों की प्रगति की डिजिटल निगरानी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जिस बच्चे का पुनर्वास करना है, जिस बच्चे को किसी जिले में, राज्य में वापस लाया गया है, उसका पुनर्वास करने के लिए क्या सारी जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होते हैं वो सही तरीके से हो पा रही हैं, इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस पोर्टल के माध्यम से इसकी जानकारी ले सकते हैं, इस पर नज़र रख सकते हैं। और ये कौन कर सकते हैं, बाल कल्याण समितियां और जो जिला बाल संरक्षण अधिकारी है, जिसके तत्वाधान में, जिसके अंतर्गत किसी बच्चे को पुनर्वासित किया जाता है, तो वो आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से उस बच्चे को सही ठिकाना मिला कि नहीं मिला, जो भी प्रोसेस थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, इसकी निगरानी वो आसानी से कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी सही है। तीसरा क्या है, जिन बच्चों को उनके हकदार मुआवजा या अन्य मौद्रिक लाभ नहीं मिला है उनकी पहचान करना। बिल्कुल, अगर किसी बच्चे को उनका मुआवजा देना है या फिर अन्य मौद्रिक लाभ आपको देना है और उनको नहीं मिला है, तो उसकी ट्रैकिंग भी इसके माध्यम से आसानी से की जा सकती है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो तीनों के तीनों उद्देश्य को मैंने रिवाइज करा दिया है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। आंसर क्या निकल के आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 20 का डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है।
तो योजनाओं को बहुत ही सोच समझ के पढ़ने की आवश्यकता होती है और लगातार पढ़ने की आवश्यकता होती है। किसी एक समय में आप पढ़ करके इसको रिवाइज नहीं कर सकते। अगर आपने 6 महीने से 7 महीने से योजनाओं के ऊपर भी नोट्स बनाए होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं के आपके पास नोट्स होंगे, उसको आप धीरे धीरे रिवाइज करते रहते होंगे तो आसानी से आप इन चीज़ों को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। नहीं तो एकदम से आप अगर योजना पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर ये आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। तो गो होम जिस समय इस पोर्टल को रिलीज किया गया होगा उस समय ही अगर आपने इसको पढ़ लिया होता तो क्या होगा कि ये आसानी से आप इसका आंसर दे पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि समय पर तैयारी की शुरुआत करना। तो सरकारी योजनाएं काफ़ी, उसमें जो बातें होती हैं, उद्देश्य होते हैं, जो उसका लक्ष्य होता है, उसको आपको टारगेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन के माध्यम से जो घर पोर्टल योजना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए जो खो गए हैं, जो अत्याचार का जिन्होंने सामना किया है उनके लिए, तो थोड़ा सा इनको आप लोग क्या करेंगे एक बार देख करके जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपको दिए गए हैं और पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। पहला कथन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR को एक मौन महामारी मानता है। बिल्कुल सही बात है। WHO का साफ साफ कहना है कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लोगों में देखने को मिल रहा है वो एक तरीके से मौन महामारी है जिसके कारण आगे चल करके बहुत सारे लोगों की मौतें हो सकती हैं। मौन महामारी, साइलेंट जो पैंडेमिक है, इसको मानता है वो। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? अनुमान है कि अगर एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग इसी तरह से जारी रहा तो 2050 तक AMR दुनिया भर में कम से कम 1 करोड़ लोगों की जान लेगा। तो जिस तरीके से आप एंटीबायोटिक दवाओं को ऐसे ही खाते रहते हैं, दुरुपयोग उसका होता रहता है, उससे क्या हो रहा है? लोगों में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध शुरू हो रहा है, देखने को मिल रहा है, जिससे कि जब आप किसी बीमारी का शिकार होंगे तो फिर जब आप एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेंगे तो आप पर उसका असर पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको ये कहा जा रहा है, WHO का ये कहना है कि एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग अगर इसी तरीके से जारी रहता है तो 2050 तक जो AMR है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, देखने को मिलेगा लोगों में, और इससे 1 करोड़ लोगों की भी जानें जा सकती हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये कथन क्या है? सही है। देख लेते हैं तीसरे कथन को। केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। तो मुझे पूछना था ऑपरेशन अमृत, तो इसीलिए इससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उसको मैंने यहाँ पर पहले 2 स्टेटमेंट डाला। और आप देखोगे केरल ऐसा पहला राज्य है भारत का जिसने क्या किया है, एंटीबायोटिक का जो दुरुपयोग होता है, अत्यधिक उपयोग होता है, उसको रोकने के लिए जो है अपने राज्य में ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये तीसरा कथन भी क्या है? सही है। तीनों के तीनों कथन सही, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? डी। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी आप लोग देखेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है? राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची NEDL आवश्यक और सबसे बुनियादी परीक्षणों की सूची है जो देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध होनी चाहिए। काफ़ी कुछ इसके बारे में एग्जाम पेपर में आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में ही। तो हम बात कर रहे हैं NEDL यानी कि राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची की। और ये है क्या? देश भर के जितने भी स्वास्थ्य संस्थान हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राथमिक चिकित्सा संस्थान है, वहाँ पर जो बुनियादी परीक्षण, जो टेस्ट वगैरह होते हैं जिनके बारे में वहाँ पर होना चाहिए वो टेस्ट, उनकी एक सूची प्रदान करता है कि जो भी आपके स्वास्थ्य सुविधाएं होंगे जिस भी स्तर पर, चाहे वो गांव के लेवल पर हो, ब्लॉक के लेवल पर है, जिला लेवल पर है, बड़े लेवल पर हैं, बेसिक कौन कौन सी परीक्षण वहाँ पर किए जाने चाहिए, इसकी एक सूची बना करके ये देता है। तो अगर गाँव के लेवल पर कोई प्राथमिक सुविधा केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पर कौन कौन से परीक्षण वहाँ पर उपलब्ध होंगे, इसकी सूची नेशनल लेवल पर ये बना करके देता है। तो राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची क्या है? आवश्यक और सबसे बुनियादी परीक्षणों की एक सूची है जो देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध होनी चाहिए। बिल्कुल क्या है? सही कथन है। दूसरा क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में आवश्यक नैदानिक सूची का पहला संस्करण जारी किया था। ये भी कथन बहुत इंपॉर्टेंट और सही है कि WHO ने ही सबसे पहले क्या किया था, इस तरह की एक सूची बनाई थी पूरी दुनिया के देशों के लिए कि अपने अपने देश में जो आपके स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर कौन कौन सी बुनियादी परीक्षण टेस्ट वगैरह जो है उपलब्ध होने चाहिए।
इसकी एक सूची बना करके उन्होंने दुनिया के सामने रखा और इसी का उपयोग किया भारत ने भी। ठीक है, तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तीसरा कथन क्या है, 2021 में भारत का पहला राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची जारी किया गया था। बिल्कुल गलत है। 18 के में जैसे ही WHO ने इस सूची को जारी किया, उसी को आधार बना करके 2019 में ही भारत ने ऐसी एक निदान सूची जारी कर दी थी अपने देश के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनके लिए। तो ये कथन यहाँ पर गलत है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा कथन क्या है यहाँ पर सही है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जरूर इसको आप लोग देख करके जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, पृथ्वी विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में पृथ्वी योजना से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। अलग अलग क्षेत्र के योजनाओं को मैंने यहाँ पर शामिल किया ताकि थोड़ा सा आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो पाए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन क्या है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना है जो 2021 से 26 की अवधि के दौरान क्रियान्वित की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहला कथन तो सही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पृथ्वी योजना जो है शुरू की गई थी। लक्ष्य क्या है 2021 से 2026 का, उसमें इस योजना को इंप्लीमेंट करना है। दूसरा कथन क्या है, पृथ्वी योजना पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 घटकों यानी वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिमांक मंडल और जैव मंडल पर समग्र रूप से कार्य करती है, जिससे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को समझने में सुधार हो सके। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसलिए योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे पृथ्वी प्रणाली की जो सभी 5 घटक हैं, जिसमें वायुमंडल आता है, जलमंडल आता है, भूमंडल आता है, हिमांक मंडल आता है, जैव मंडल आता है, इन सभी से जुड़ी हुई जो भी स्टडी हमारे देश में हो रही है उनको एक साथ शामिल किया जाएगा, जिससे कि पूरी की पूरी जो पृथ्वी प्रणाली है उसको हमारी समझ जो है उसके बारे में वो बढ़ सके। तो यही इस योजना का एक तरीके से यूएसपी है। तो यहाँ पर आप देखोगे दूसरा कथन भी सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों कथन क्या है यहाँ पर सही है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पृथ्वी योजना को एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। साइंस एंड टेक्स जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं वो भी काफी पूछी जाती हैं एग्जाम में। आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी योजना। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके उद्देश्यों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। निम्नलिखित में से पृथ्वी योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पर सही है। तो पहला क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि मौसम, महासागर और जलवायु खतरों को समझना। बिल्कुल ये इसका क्या है उद्देश्य है। दूसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए प्रारूप प्रणालियां का विकास। तो जब आप महासागर, जलवायु और मौसम को समझते हैं तो जलवायु परिवर्तन के से जुड़े हुए जो भी विज्ञान है उसको इम्पैक्ट आगे चल करके क्या पड़ने वाला, इससे मिलता जुलता आप क्या बनाएंगे, प्रारूप प्रणालियां आसानी से विकसित कर सकते हैं। तो ये भी इसका उद्देश्य है। तीसरा क्या है, सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्री संसाधनों की खोज हेतु प्रौद्योगिकी का विकास। तो बिल्कुल जो समुद्री संसाधन हैं उनको निकालने को लेकर के काफ़ी सारा आप देखोगे जोर आजमाइश हो रही है। तो भारत के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि समुद्री संसाधनों का उपयोग हम सामाजिक अनुप्रयोगों में कर सकें। ये भी क्या इसका उद्देश्य है। चौथा क्या है, सामाजिक प्रणाली विज्ञान के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को, विज्ञान से प्राप्त ज्ञान को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ के लिए सेवाओं के रूप में परिणत करना। ये भी क्या है, इसकी एक योजना है। और इसलिए मैंने कहा कि ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप जरूर एक बार रिवाइज करेंगे। चारों के चारों कथन यहाँ पर सही है। आंसर क्या निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा इसको आप लोग जरूर देख करके जाएंगे। आइए देख लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर जो है अमृत योजना को मैंने यहाँ पर टारगेट किया है। देख लेते हैं, यहाँ पर 3 कथन दिए गए, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन क्या है, अमृत योजना का उद्देश्य चयनित शहरों और कस्बों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। तो अमृत योजना इसलिए निकाली गई थी ताकि हमारे देश के जो चुने हुए कस्बे हैं, शहर हैं, वहां पर जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका विकास किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, अमृत 2.0 योजना का उद्देश्य देश के सभी वैधानिक शहरों में सभी घरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। तो
तो आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही अमृत 2.0 शुरू किया गया है। उसका लक्ष्य क्या है कि जितने भी वैधानिक शहर हैं उनमें सभी घरों में नल के माध्यम से जो पानी की आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जाए। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तीसरा क्या है, नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट 2018 का में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत की 40% आबादी को जल तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये रिपोर्ट निकला था तब इस पर काफ़ी सारी चर्चाएं हमने की थी। तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, अमृत योजना को भी आप लोग जरूर एक बार रिवाइज करके जाएंगे। तो ये था हमारा आज का सरकारी योजनाओं के ऊपर एमसीक्यू। हमने 25 क्वेश्चन को ही देखा, लेकिन 25 क्वेश्चन के माध्यम से हमने लगभग 22 से 23 जो योजना हैं उसको हमने यहाँ पर कवर किया। तो इसी तरीके से आप कुछ और इंपॉर्टेंट योजनाओं को जो 5, 6, 7 महीने में काफ़ी चर्चा का विषय रहे हैं उसको आप लोग क्या करेंगे, एक बार जरूर देख करके रिवाइज करके जाएंगे। तो एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है। मेरी तरफ से आप सभी को गुड लक। आप लोग एग्जाम में अच्छा करें, अच्छा स्कोर करें और अगली बार हम लोग जो आए हुए जो क्वेश्चन है प्री के उस पर हम लोग डिस्कशन करें। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। एग्जाम के लिए मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।